नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। और आज शुक्रवार है, 18 अप्रैल। तो आज हमारा यूएचओ न्यूज़लेटर के बारे में ऊपर हम टिप्पणी करते हैं। कुछ विशेष जो हमारे हेल्थ से कंसर्न है, पब्लिक हेल्थ से। और आपको मालूम होगा, ये हम क्यूवाई हमारे जो मीडिया पार्टनर हैं इनके प्लेटफॉर्म से करते हैं। पर अभी पिछले हफ्ते भी हम नहीं कर पाए, और इस हफ्ते भी किसी वजह से, क्योंकि क्यूवाई में थोड़े स्टूडियो में थोड़े स्टाफ के प्रॉब्लम है और थोड़े बिजी चल रहे हैं। और पिछले हफ्ते एक अचानक देहांत हो गया। हमारे जो सहयोगी थे क्यूवाई में, मिस्टर विजय, जो हमको मदद करते थे, और उनके साथी थे जो प्रभात, वो भी थोड़े अभी छुट्टी में है। और इसलिए हम फिर ये न्यूज़लेटर हम अपने यूट्यूब चैनल से आपको पेश कर रहे हैं। और अगले हफ्ते से उम्मीद है कि हम फिर से क्यूवाई प्लेटफॉर्म में ये न्यूज़लेटर हम वहाँ से आपसे बात करेंगे। और ये जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी शायद क्यूवाई प्लेटफॉर्म में अपलोड हो जाएगा बाद में। तो आज के जो कुछ तीन चार मुद्दे जो है, तीन तीन मुद्दे हैं जो इसके बारे में हम टिप्पणी करेंगे। पहला मुद्दा है जो अभी काफ़ी पब्लिसिटी चल रहा है यूएसए में। कुछ मीजल्स आउटब्रेक हुए हैं टेक्सास में। करीब 500-600 बच्चे जनवरी से उनको मीजल्स हो गया है। करीब टेक्सास उनका जो स्टेट है, उसमें कुछ कई काउंटीज है, 24 काउंटीज है। उसमें सब मिला के करीब 561 केसेस हुए हैं। 500, 600, 700 ऐसे केसेस हुए हैं 4 महीने में। और उनमें से अभी उसके ऊपर काफ़ी बीबीसी न्यूज़ और जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ ऐसे एक आतंक फैला रहे हैं कि मीजल्स आउटब्रेक हो रहे हैं और काफ़ी भयानक हो सकता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको हम उसके तह तक जाएंगे कि कितना सही में खतरा है और कितना एक प्रकार से पैनिक किया जा रहा है। दूसरा समाचार थोड़ा चिंताजनक है। जो अभी आपको मालूम है, कई दिनों से हम, कई महीनों से या कई 1-2 साल से हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी का। जो कि आपने देखा होगा कि पिछले महामारी में, या जो महामारी घोषित किया था, बिगड़ ट्रीटी के हमको कितना आम आदमी को तकलीफ हुआ। लॉकडाउन लगा दिया, वैक्सीन मैंडेट लगा दिया। अभी 3 साल से डब्ल्यूएचओ कोशिश कर रहा था कि इसको एक ट्रीटी ले आए जिससे कि ये रेगुलराइज हो जाए। इस टाइप के जो डब्ल्यूएचओ कभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर सकता है, कभी भी रिकमेंडेशन दे सकता है। तो अभी पिछले साल तो वो किसी कारणवश उसको पास नहीं करा पाया डब्ल्यूएचओ। हर साल इनका मीटिंग होता है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है डब्ल्यूएचओ में, कोई इलेक्टेड नहीं है, सब नॉमिनेटेड रहते हैं, सब हैंड पिक्ड रहते हैं। और ये ना ही कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स है, ना ही कोई और इनका ना कोई जिम्मेदारी है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। पर ये हुक्म चलाना चाहते हैं जब भी कोई महामारी घोषित किया जाए। और महामारी घोषित कौन करेंगे? ये डब्ल्यूएचओ घोषित करेंगे। तो उसके बारे में कुछ खबर है, उसके हम बात करेंगे कि अपने इस साल फिर अगले महीने मई के एंड में इनका फिर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो ये पूरी तैयारी कर रहे हैं या कर लिया है एक प्रकार से। जो स्टेटमेंट दिया है टेड्रोस ने कि अभी ट्रीटी तो शायद अग्रीमेंट हो ही गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा टिप्पणी है, हम एक समाचार है कि आप देख रहे हैं कि ऐसे ही हमारे जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही या पिछले हफ्ते हमने बताया था कि गवर्नमेंट अस्पताल में भी इक्विपमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कॉस्टली है। आम आदमी को जाने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है कि इमरजेंसी में कहीं ट्रीटमेंट ले। और डेथ भी हो गया था, हमने जो किया था, एक माता जो कि जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उससे 10 लाख डिपॉजिट करने बोला, वो नहीं कर पाई, तो उसको गवर्नमेंट अस्पताल में भेजा। वहाँ उसका फैसिलिटीज तो आपको मालूम ही है कैसे हैं। तो वहाँ वो उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया और उसका देहांत हो गया। तो काफ़ी इसके ऊपर, और वो काफ़ी वेल कनेक्टेड
थी, उसका जो हस्बैंड है वो कोई बीजेपी लीडर का पीए वगैरह भी थे, तो उनका ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो ऐसे स्थिति जब है कि आम आदमी को गवर्नमेंट अस्पताल का कंडीशंस खराब है, जहाँ पे कि कम पैसे में या फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको बढ़ावा देने के वजह से अभी क्या चल रहा है कि सबको प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से। तो ऐसा एक समाचार है कि बॉम्बे के 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, और ये काफ़ी लोगों ने इसमें चिंता प्रकट किया। इसके बारे में हम बात करेंगे कि गरीबों को, जो स्लम डवेलर्स है, उनके लिए एक आस्था था ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो अब वो भी प्राइवेट हो जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होंगे, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम होंगे। तो हमारा दिशा कुछ दूसरी तरफ जा रहा है, क्योंकि एक बार प्राइवेट होता तो नेचुरली प्राइवेट को भी सस्टेन करना पड़ता। सब चीज़ महंगी आती है, इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं, डॉक्टर का, जो मेडिकल स्टाफ का, उनका तनख्वाह देना पड़ता, तो वो, और गवर्नमेंट सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता, तो वो, तो चलाने के लिए उनको तो फिर प्रॉफिट भी करना पड़ता है, कोई ऐसे तो नहीं काम करेगा। तो उससे क्या होता है कि आम आदमी को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, उसके बाहर हो जाता है, उसके पहुंच के बाहर हो जाता है। तो पहले इसमें हम बात करते हैं जो ये खसरा, जो मीजल्स आउटब्रेक हुआ है टेक्सास में, अभी इस साल जनवरी से कुछ केसेस हो रहे हैं। मीजल्स जो है पहले भी होते थे, वैक्सीन होते थे पहले भी, जब मीजल्स वैक्सीन आया था 1960-70 में, मास्केल ने, उसके पहले भी मीजल्स होते थे, और बच्चे लोगों की बीमारी होती थी, और ऐसा कभी आतंक नहीं फैला था, मीजल्स का आउटब्रेक हो रहा है या ये हो रहा है, होता था, बीमारी है। और ये एक जो दिया जा रहा है कि 2 बच्चे का डेथ हो गया है, ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे कि ऐसे आतंक फैला जा रहा है कि ये तो अभी डेथ होने लगे हैं। तो इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा था कि 561 केसेस हो गए हैं, और इनमें से 561 से 550 केसेस जो है उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया था मीजल्स का, ठीक है, मान लिया है। 561 जो केसेस हुए हैं उनमें से 550, बड़ा कंट्री है, बड़ा ये है, उसमें से 500 बच्चे, 561 बच्चे को मीजल्स हुआ, उसमें से 550 ने वैक्सीन नहीं लगाया। ठीक है, वैक्सीन लगाने से प्रिवेंशन हो जाता है, पर अक्सर बात क्या है कि हमको मीजल्स, जो कि नॉर्मल चाइल्ड बीमारी है, पहले वैक्सीन नहीं होता था, बच्चे रिकवर कर जाते थे। और इसमें क्या है कि अभी मीडिया जो है उनका, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बीबीसी भी उनका न्यूज़ दे रहा है कि ये अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी है रॉबर्ट एफ कैनेडी, उन्होंने कुछ ऐसे अपने विचार बोले हैं कि वैक्सीन का सेफ्टी ये होना चाहिए, वैक्सीन को थोड़ा उसमें रिसर्च होना चाहिए उसके साइड इफेक्ट्स का। तो अभी जो लॉबी है, जो मेन स्ट्रीम मेडिकल लॉबी है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, फार्मा लॉबी है, उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश में है। वो अभी कई मेन स्ट्रीम मीडिया, ये 2 की डेथ हो गया, इसको लेके काफ़ी मीडिया पैनिक कर दिया है कि ये मीजल्स डेथ है, और इसके लिए इनडायरेक्टली इन्होंने रॉबर्ट कैनेडी को बोला है कि ये थोड़े वैक्सीन में झिझक पैदा करते हैं और अपटेक कम हो गया वगैरह वगैरह, आप बात समझ रहे होंगे, ये अभी पॉलिटिक्स में आ गया है। तो इसके बीच में हम थोड़ा अध्ययन किए हैं, या पहले भी हमको, जो हमने एक बार मीजल्स के ऊपर हमने आपका एक यूट्यूब भी क्यू वाइब चैनल से ब्रॉडकास्ट किया था, कि ये मीजल्स जो है, ये डेथ किस में होता है, ये छोटे बच्चों में होता है, 1 साल से कम बच्चों में होता है, और जो बच्चा मेलनरिस्ट है, मेलनरिस्ट बच्चा। और हमारे कंट्री में जैसे इंडिया हुआ, अफ्रीका हुआ, इसमें बहुत सारे बच्चे मेलनरिस्ट रहते हैं, अंडरवेट रहते हैं। अभी जो लेटेस्ट स्लम एरिया, पुअर एरिया, ट्राइबल एरिया, खाने उसकी इम्यूनिटी कम रहता है, और विटामिन ई डेफिशिएंसी रहता है, और उनमें काफ़ी एक ब्रिटिश पीडियाट्रिशियन डॉक्टर डेविड मॉली, उन्होंने बहुत साल, कई डिकेड्स, 30 साल 40 साल उन्होंने चाइल्डहुड इन्फेक्शियस डिजीज में काम किया है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी ब्रिटिश पीडियाट्रिशियन थे, और अफ्रीका में भी कई साल उन्होंने बिताया है। और वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया, वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो मीजल्स डेथ है वो मैलनरिश चाइल्ड में 400 टाइम्स ज़्यादा होता है, 400 गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल चाइल्ड में। तो हमको ये आश्चर्य हुआ कि अमेरिका में 2 डेथ हो गया, मीजल्स डेथ कैसे बोल रहे हैं। और जब हमने देखा कि उसका एक 2 बच्चियाँ थी, एक का उम्र 6 साल था, एक का उम्र 8 साल था, तो बड़े बच्चे हैं। और डेविड मॉर्ली या दूसरे भी, हमारा जो लिटरेचर है कि बड़े बच्चे में ये मीजल्स होता है, पर इट इज़ नॉट लीथल, नहीं होता, जानलेवा नहीं होता। तो फिर हमको लगा कि, और एक तो वेल टू डू कंट्री है, उनका न्यूट्रिशन भी ठीक होगा, तो
हमने फिर और फिर हमने रिपोर्ट देखा। ये जो दोनों केसेस जो डेथ हुए थे, इसके ऊपर डॉक्टर पियरे कोरी है, जो कि बहुत एक्सपर्ट है, जिन्होंने बहुत काम किया इन्फेक्शियस डिजीज में, पल्मोनोलॉजी। उन्होंने पूरा रिपोर्ट पेश किया है और पब्लिक डोमेन में है। इन दोनों का केस शीट स्टडी किया है, 6 साल वाली बच्ची का और 8 साल। ये बच्चियां दोनों मीजल्स हुआ था इनको, माना, पर ये मीजल्स से ये रिकवर हो गए थे। और इनका कॉज ऑफ डेथ मीजल्स नहीं है। मीजल्स हुआ था पर उसके साथ इनको दूसरे इन्फेक्शंस हो गए थे। एक को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया था, जिसको माइकोप्लाज्मा निमोनिया कहते हैं। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसका एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रहता है, एजिथ्रोमाइसिन। और ये तो वो उन्होंने डायग्नोस जब किया, कल्चर किया, बाद में माइक्रोप्लाज्मा पड़ा, और उस बच्ची को ठीक से एंटीबायोटिक नहीं मिला जो मिलना था। अगर वो एंटीबायोटिक मिल जाता तो उनका, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन, वो डेथ हुआ बच्चे को। और दूसरी बच्ची का भी ऐसा है, उनको, उस बच्ची को भी इन्फेक्शन हुआ था, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया था। उसको भी एंटीबायोटिक का जो रिकमेंडेड एंटीबायोटिक है वो नहीं मिला। तो दोनों का डेथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ, ना ही कोई मीजल वायरस से हुआ। जैसे अभी हमने महामारी के दौरान देखा था, जो उसका भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, कोई भी चीज से उसका देहांत हो रहा है, उसको कोविड डेथ कहते थे। अभी अगर, अभी इनका अभी यही तरीका है कि जिसके ऊपर आपको पैनिक करना है, अभी मीजल्स का पैनिक कर रहे हैं, बच्ची और बेचारे का दूसरे किसी कारण से डेथ हुआ, इन्फेक्शन, जो कि गलत ट्रीटमेंट किया है दोनों अस्पताल ने, और उसको मीजल्स के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। ये पूरा पब्लिक डोमेन में पूरा केस रिकॉर्ड है इसका। इसके ऊपर हम, यूएचओ कहता है कि इसके ऊपर जांच होना चाहिए, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कि जो अस्पताल है, जो डॉक्टर्स है, जिन्होंने रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के, माइक्रोप्लाज्मा के, ये है वो रिकमेंडेड गाइडलाइन। ऐसे में तो काफ़ी हल्ला कर रहे थे पैंडेमिक में कि गाइडलाइन के अलावा आप कुछ नहीं देंगे अपने मर्जी से। पर जब इसमें अगर नेग्लिजेंस हुआ जिसके कारण डेथ हो गया, इसके ऊपर हम, यूएचओ रिकमेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर जांच करना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए। और बीबीसी जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया और भी मीडिया ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि वैक्सीन ही से पूरा बचाव है, यही बान है, इसके वजह से नहीं दिया तो मीजल्स डेथ हो होते हैं। मैं मानता हूँ, एज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट मैं कहूँगा कि हाँ, जहाँ पे अंडर नरिश्ड एरिया है, मेल नरिश्ड बच्चा है, जहाँ स्लम्स है, वहाँ मीजल्स आउटब्रेक होगा तो कई डेथ हो जाएंगे अगर वैक्सीन कवर पुअर हो तो। ये भी मैं इसके भी नहीं हूँ कि बिल्कुल जो वेल टू डू बच्चे हैं उनको मीजल्स डेथ नहीं होगा, तो उन लोग बेशक कह सकते हैं, उन लोग एक बार चांस ले सकते हैं। तो ये एक हमको मुद्दा था पहला कि ये मीजल्स का जो है, इसके बाद कुछ नहीं, 4 महीने हो गए, 4 महीने में 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डेथ हुआ है। और अभी आप कब देखेंगे तो अपने आप नीचे आ रहा है, क्योंकि वो नेचुरल इन्फेक्शन होने से भी हर्ड इम्यूनिटी आ जाता है। और बाकी लोग वैक्सीन लिए होंगे, 570, 500-600 लोगों में से 560 को हो गया, कई लोगों ने नहीं लिया, ठीक है, उनका चॉइस है। पर ये इतना, इसके ऊपर इतना हाइप जो कर रहा है मीडिया, वो नहीं करना चाहिए। अभी दूसरे पे आ रहा है, दूसरा जो हमारा चिंताजनक खबर है, जिस पे हम टिप्पणी करेंगे। डब्ल्यूएचओ अभी पूरा पेंडेमिक ट्रीटी को लागू करने में लगा हुआ है। यूएसए डब्ल्यूएचओ से हट गया है, ये आपको शायद मालूम होगा। यूएसए डब्ल्यूएचओ से हट गया है, फिर भी इनका जोश ठंडा नहीं हुआ। फिर भी ये पूरे जोरों शोरों से लगे हैं कि जैसे भी ट्रीटी ले आए। बाकी जो कंट्रीज है उनमें उन्होंने एक सिमुलेशन एक्सरसाइज किया है, पोलारिस। आपको मालूम हो शायद कि पहले भी उन्होंने एक एक्सरसाइज किया था, जब कोविड के पहले भी ऑपरेशन 201 या इवेंट 201 किया था कि पेंडेमिक होगा तो वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, क्या एक्शन होगा, क्या। अभी फिर डब्ल्यूएचओ उस टाइप का एक्सरसाइज किया है। इसका क्या मतलब होता है? एक्सरसाइज आप सोचेंगे करते हैं, फायर फाइटर लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, और ये तो अच्छी बात है, पर इससे क्या है कि अभी महामारी कितना आता है, हम ये कहना चाहेंगे कि महामारी कितना आता है। अभी हम 21वीं सदी में है, और महामारी कितना आता है हमारे पास। मॉडर्न ट्रीटमेंट है, मॉडर्न ये है। पहले जमाने में होते थे महामारी, जब एंटीबायोटिक नहीं था, प्लेग का, स्मॉल पॉक्स का। पर अभी होते क्या, अभी आपने कोविड महामारी भी देखा, वो तो ऐसे खींच खांच के डरा डरा के महामारी बना दिया। और जो इंटरवेंशन से, लॉकडाउन से लोग की नौकरी गई, ये गई, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ।
वायरल इन्फेक्शन से तो एल्डरली और कोमोrbid वाले को पहले भी डेथ होता है। अगर एक एक करके गिनना चालू करो तो कभी भी पैनिक क्रिएट कर सकते हो। और अभी एक्सरसाइज ऐसे इन्होंने किया, एक्सरसाइज पोलारिस, कई कंट्री लिए 15 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए, एक्सरसाइज किया। उससे क्या होता है, एक वो बन जाता है, दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाता है कि अगला थोड़ा भी अलार्म करेगा, अगला डिक्लेयर करेगा तो सब कुछ उसी नैरेटिव में चलेंगे जो उन्होंने एक्सरसाइज किया था। एक प्रकार से सिखाया गया था कि ऐसे करना, ये एक्शन लेना, ये करना, ऐसे बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ऐसे मैंडेट करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रकार से प्रोग्रामिंग है। तो ये हमको फिक्र है कि अभी डब्ल्यूएचओ ने अपना पूरा जोर लगा दिया और कई कंट्रीज थे, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, नेपाल, पाकिस्तान। हमारा इंडिया नहीं था, चलो ये एक अच्छी बात है, पर पता नहीं, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज से जो टेड्रोस है वो कहे कि जो देश है वो चाहती है कि पेंडेमिक एग्रीमेंट हो, जिससे कि हमारे फ्यूचर लोगों को बचाया जाए पेंडेमिक से। और वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे बस अभी आने ही वाला है अगला महामारी, और कहा था कि कोविड का जो लेसन है उससे हमको सीखना चाहिए और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। आप सोच रहे अभी कोविड में ही कितना स्ट्रिक्ट था, और स्ट्रिक्ट करेंगे तो जान ही ले लेंगे हमारी। तो ये, तो अभी हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये अभी अगले महीने ये आ रहा है और अभी से ये तैयारी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसके बाद अभी इन्होंने एक जो पैंडेमिक, और इसमें क्या है कि सबको फायदा होता है। जो एक तो पॉलिटिकल फायदा होता है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स आपने देखे वो लोगों को एक बार पैनिक हो जाता है, लोग वो सोचते हैं बस अभी वायरस ही हमारा खतरा है, इसका बचाव अभी फार्मास्यूटिकल्स है, वैक्सीन है, टेस्टिंग है, ट्रीटिंग है, कंटैक्ट ट्रेसिंग है, तो उसके भी पूरे कारोबार बढ़ जाते हैं। तो एक प्रॉफिट मोटिव हो जाता है। डब्ल्यूएचओ अगर हेल्थ चाहता है तो उसको सैनिटेशन पे जोर देना चाहिए, न्यूट्रिशन पे जोर देना चाहिए। अंडर नरिश्ड बच्चे दुनिया में कितने, उसमें नहीं जोड़ के कि एक बीमारी आएगा, एक वायरस आएगा, नया वायरस आएगा, उसके अगेंस्ट हमको पहले से वैक्सीन बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके ऊपर बातचीत चल रहा था। तो अभी उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने बड़े खुशी के साथ ऐलान किया है कि लैंडमार्क एग्रीमेंट हो गया है। रात रात भर काम किया है इन्होंने, कहा रात को भी काम किया, सुबह 2 बजे अनाउंस किया। 24 बिगर सो के इन लोग काम कर रहे हैं, इनके जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो पैंडेमिक एग्रीमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक एग्रीमेंट हो गया है कि हम एक ढांचा बन गया है, तो बस अभी मई में वर्ल्ड हेल्थ एसेंबली में दस्तखत ही करना है कंट्रीज को, ऐसा एक मोड़ पे ले आए है। तो अब उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या खतरा है। खतरे में उन्होंने दिया, मीजल्स आउटब्रेक दिया। मीजल्स खतरा है पेंडेमिक के लिए, क्योंकि क्यों, अभी देखिए वो अमेरिका में ये चल रहा है, मीडिया ऑलरेडी पकड़ लिया, क्योंकि रॉबर्ट कैनेडी एक सबसे बड़ा बैरियर है इनके जितने भी नैरेटिव करने के। तो वो रॉबर्ट कैनेडी को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होना चाहते, तो अभी मीजल्स को भी इनको बहुत जोर से बढ़ाया जा रहा है। देखिए मीजल्स मानते हैं डिजीज है, वैक्सीन अभी आया, वैक्सीन नहीं था। कभी हमने सुना है स्मॉल पॉक्स का, सुना है कि गांव मर जाते थे, काफी लोग मर जाते थे, 30%। मीजल्स में अंडर नरिश बच्चे का ही होता था। तो मीजल्स को इन्होंने पैंडेमिक के रूप लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मंकी पॉक्स बता रहे हैं। मंकी पॉक्स तो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है पब्लिक हेल्थ। क्या हो रहा है, युगांडा के बाहर हो रहा है, उसमें अफ्रीका के बाहर हो रहा है, और मेलनरिश बच्चे में हो रहा है वहां पे। उनका नरिशमेंट करो तो मंकी पॉक्स डेथ बंद हो जाएंगे। इबोला, फिर बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू का तो चल ही रहा है, बर्ड फ्लू का एमआरएनए वैक्सीन भी बन गया है। तो ये तो कभी भी बर्ड फ्लू का हमको लगता है कि ये घोषित कर देंगे, क्योंकि पैंडेमिक ट्रीटी में है कि डब्ल्यूएचओ घोषित कर देगा तो आपको मानना है कि ये है महामारी, आप कह नहीं सकते कि ये महामारी नहीं है। और फिर उसमें आपको वैक्सीन तैयार है तो वैक्सीन पासपोर्ट, वैक्सीन ये सब वर्ल्ड गवर्नमेंट लागू कर लेगा, डब्ल्यूएचओ को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो कंट्रीज के गवर्नमेंट है वो भी ज़्यादा, उनको जोश ज़्यादा रहता है, डब्ल्यूएचओ से ज़्यादा जोश रहता है। डब्ल्यूएचओ तो प्रॉफिट बनाता रहेगा अपना, क्योंकि फार्मा का बेनिफिट होगा जितना वैक्सीन बनाएंगे, और गवर्नमेंट्स को भी मिलेंगे। आपको फायदे होते हैं, गवर्नमेंट्स को भी लॉबिंग चालू हो जाता है मैन्युफैक्चर का। तो ये कह रहे हैं कि एक नेगोशिएशन ये हो गया, और कह रहे हैं कि आपका इमोशनल एंगल भी दे रहे हैं कि आपका जो एक प्रकार का गिफ्ट है आपके बच्चों और
ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए गिफ्ट है। और क्या है, आम आदमी तो डर जाता है, वो सोचता कि बस अब वायरस आ रहा, ये आ रहा। अब वो ये भी कहा उन्होंने स्टेटमेंट की हमारे दुनिया को सबसे बड़ा खतरा वायरसेस से है, वायरसेस से। अरे भाई, वायरसेस तो हमारा पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल इकोलॉजी है, हमारा वातावरण। हजारों मिलियन वायरस है, अभी रोज एक साइंटिस्ट निकालेगा और एक वैक्सीन निकालेगा और एक पैंडेमिक घोषित होगा। ये चलता रहेगा, क्योंकि मैंने कहा इसमें सबको फायदा है। देखिए, डब्ल्यूएचओ को फायदा है, फार्मा कंपनी को फायदा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को फायदा है, पॉलिटिशियंस, वो लॉबिंग होता है उनको, फिर थोड़ा बहुत कुछ आप समझ गए। उसके बाद जो एकेडमिशियंस है, डॉक्टर्स है, कैरियरिस्ट है, साइंटिस्ट है, उनको ग्रांट्स मिल जाता है, रिसर्च ग्रांट। कोई नए वायरस में बहुत ग्रांट मिलता है, उनका पेपर्स छप जाते हैं, प्रोफेशनल कैरियर राइज हो जाता, तो उनको भी फायदा है, तो वो भी ये धुन में आ जाते हैं। और सफर कौन करेगा? आप आम आदमी करेंगे, आम आदमी के ऊपर ये बोझ होगा। तो ये हमको यही फिक्र है कि ये इन्होंने बात और दूसरा इसमें एक और चीज़ है, जो पेंडेमिक एग्रीमेंट क्यों अटका हुआ था पिछले साल भी जो अटका था, ये कुछ मुद्दे पे नहीं अटका था कि हमारा आज़ादी चला जाएगा, हमारा ऑटोनॉमी चला जाएगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। ये उन बातों पे रुका था कि जो कुछ कंट्रीज है, जो फार्मा कंपनीज है, रिच कंट्रीज में है, और रिच, वो अपना एक इसमें पेंडेमिक एग्रीमेंट और पेंडेमिक ट्रीटी में एक क्लॉज ऐसा था कि अगर कोई महामारी घोषित होता है तो उनको पूरा पेटेंट शेयर करना पड़ेगा गरीब देशों के साथ। उसमें ऑब्जेक्ट कर रहे थे, फार्मा कंपनी ऑब्जेक्ट कर रहे थे, रिच कंट्रीज ऑब्जेक्ट कर रहे थे। अब ये आप सोचिए, इसी से पता चल जाता है इनका प्रॉफिट मोटिव है। इतना अगर उनको जनहित में सोचना होता तो वो फिर वो जो गरीब कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, वो कह रहे थे कि हमारे को नहीं मिलता है वैक्सीन, हमारे को टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है। और जैसे पिछले महामारी में सब वैक्सीन रिच कंट्रीज ने अपने पास रख लिया। ये बात देखिए, ये अफ्रीका को नहीं मिला वैक्सीन, अफ्रीका में कोविड नहीं हुआ, ना कोई कोविड डेथ हुआ, ना कोई 5% वैक्सीनेशन कवरेज थे कई कंट्रीज में, उनके यहाँ कोई कोविड से 20 टाइम्स ज़्यादा वो कंट्री में देहांत हुआ जहाँ पे फर्स्ट सेकंड बूस्टर लगे थे। तो अगर उनको नहीं मिला तो इसी से पता चल जाना चाहिए आम लोगों को कि ये जो इन लोग जो इतना इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि आपको खाली वैक्सीन ही बचा सकता है, या टेक्नोलॉजी बचा सकता है, टेस्टिंग किट ही बचा सकता है। ये जो पिछले महामारी से अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्या सीखा आपने, कि जहाँ पे सबसे कम ये सब हुआ वहाँ पे सबसे कम मौतें हुई, सबसे कम केसेस हुए। तो ये एक है। और दूसरा एक बहुत ही चिंता वाला ये है जो पेंडेमिक एग्रीमेंट है, दैट इज द शेयरिंग ऑफ पैथोजेंस एंड बैक्टीरिया। ये है कि जो भी कंट्री अपने बैक्टीरिया है, हमारे यहाँ जैसे निपा वायरस आता है केरला में या कुछ, हमको दूसरे डेवलप्ड कंट्री से फार्मा कंपनीज के साथ हमको शेयर करना है, ताकि वो उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाए और प्रोडक्ट बनाए। ये देखिए, ये कितना डिस्क्रिमिनेशन है। उसका जो बनेगा प्रोडक्ट, उसको आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, उसके ऊपर पहले ऑब्जेक्शन आ गया था। फिर अभी उन्होंने क्या किया कि ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट में हम पेटेंट शेयर कर लेंगे या हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें एक कंडीशन लगाया। पर दूसरा एक ये है कि जो कि आपको जो आपके देश में जो बैक्टीरिया पैथोजन आइसोलेट होते हैं, उसके स्ट्रेन आपको शेयर करने पड़ेंगे, जो भी रिसर्च लैब्स होंगे इन वेल टू डू कंट्रीज, या डब्ल्यूएचओ लैब या फार्मा कंपनीज, तो वो उससे सो दैट दे मेक वैक्सीन। अभी आपने हमारे लोग भेज देंगे पैथोजन साइंटिस्ट, क्योंकि उनको कैरियर प्रमोशन है, और वैक्सीन बन जाएगा, और ये सब तो प्रॉफिट वाला मोटिव है। दूसरा हमको फिक्र है कि आजकल ये देखिए, लैब में कई एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चलते हैं, ये चलते हैं, बताते हैं ये कुछ नहीं है। ये अभी आप ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च आपका ये वाला महामारी भी कहते हैं कि शायद उससे हुआ है, सार्स कोव 2, या फिर बर्ड फ्लू का भी कहते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा है कई लैब में। तो ये हमारा को बहुत चिंता वाली बात है कि हमको हमारे हित में बात कर रहे हैं। पेंडेमिक एग्रीमेंट, पेंडेमिक ट्रीटी, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट्स है, पर इनके पूरे खुद के मोटिव है, डब्ल्यूएचओ को प्रॉफिट मोटिव है, और उनको ऑटोनॉमी, आपके हमारे खुद के सरकार ले लेंगे ऑटोनॉमी, क्योंकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है, ब्यूरोक्रेट्स है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको जोश आ जाता है। वो सब एक बार डब्ल्यूएचओ महामारी घोषित करेगा,
वो हर कंट्री में आप देखें कि बिगर ट्रीटी के कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे। तो ये ट्रीटी से तो हमको इसलिए काफ़ी चिंता वाली बात है। तो आप लोग का ये है कि अपने प्रतिनिधि से पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, और ये भी पूछना मना हो जाएगा क्योंकि ये जो पेंडेमिक ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, इसमें सेंसरशिप भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन वाले को पेनलाइज किया जाएगा। सेंसर तो चल ही रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि WHO जो बताएगा वही फाइनल है, और उसका ना कोई इलेक्टेड बॉडी है, ना कोई इसका अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई इसको जिम्मेदारी है। पर वो घोषित करेगा, दूसरा उसको कोई चैलेंज करेगा या उससे सवाल पूछेगा तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। और जो भी ये रहेंगे उनके ऊपर कुछ कानून नहीं लागू होगा, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रीटी को या इसके जो प्रोविजंस को। आखिरी हमारा टिप्पणी है कि बॉम्बे से खबर है कि 5 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने पैसा लगाया था, उसके बाद ठीक से चल नहीं रहा, स्टाफ शॉर्टेज, इक्विपमेंट शॉर्टेज, जो कि हर, तो उन्होंने वो प्राइवेट पार्टी को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये चिंता वाली बात है। गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू सर्क अपनी जिम्मेदारी। पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन दो चीज़ें जिसमें सरकार को हाथ सबसे ज़्यादा योगदान होना चाहिए, और यही दो में वो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। आप चारों तरफ देख रहे हो किसके नाम पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे। मुंबई टू हैंड ओवर 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू प्राइवेट सेक्टर। अब देखें अभी क्या हो रहा है। अनडॉन्टेड बाय द फैक्ट दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज विथ इट्स प्रॉफिट मोटिव, उनको प्रॉफिट जनरेट्स, कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, अपना प्रॉफिट मोटिव आ जाता है। द गवर्नमेंट कंटिन्यूज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ एंड एजुकेशन हमने जैसे कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट को उसमें पकड़ होना चाहिए, पर वही सबसे पहले प्राइवेट को दिया जा रहा है। बोथ आर बीइंग इंक्रीजिंगली प्राइवेटाइज। काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं पर फिर भी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैंड ओवर कर दिया हेल्थ फैसिलिटीज सून आफ्टर। पहले एक्सपेंस किया, पैसा खर्चा किया गवर्नमेंट ने, उसको एक्सपेंड किया, बना बना के प्राइवेट को दे दिया। Mumbai's move to privatize government hospital will hit the poor, slum dwellers, गरीब आदमी को बहुत तकलीफ होगा इससे। The move has run, ऑपोजिशन भी हुए हैं, जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने भी अपोज किया है, और क्योंकि उनकी नौकरी चली जाएगी जो गवर्नमेंट, और आपको मालूम है प्राइवेट में बिल्कुल अनऑर्गेनाइज रहता है, पूरा एक्सप्लॉयटेशन रहता है, तो वर्कर्स को भी फायदा नहीं है, और हमारे जो ट्रेंड हेल्थ मैन पावर है उनको भी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। प्राइवेट के हवाले करके जॉब इनसिक्योरिटी हो जाएगा, और जो पेशेंट्स को भी फायदा नहीं है इसमें। अभी कुछ हफ्ते पहले हमने अमेरिका का भी एक स्टडी हुआ था कि अमेरिका में मोस्टली प्राइवेट है, पर कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो प्राइवेटाइजेशन के बाद पेशेंट का जो फीडबैक था अच्छा नहीं था, कि हमको तो ज़्यादा तकलीफ बढ़ गया प्राइवेट से। तो अभी हम रिच कंट्री में यह हाल है जहाँ पे लोग हमसे ज़्यादा अमीर होते हैं, तो हमारे देश में सोचो कितना हेल्थ के बारे में कोई सोच रहा है क्या, सवाल ये उठता है। अब एक कोई हमारा म्युनिसिपल मजदूर यूनियन के एक नरकर है, मिस्टर नरकर, वो कहते हैं कि 2000 नर्स स्टाफ और डॉक्टर्स विल बी रिलीव फ्रॉम दीज हॉस्पिटल्स वंस दे गेट हैंडेड ओवर। 2000 नर्स स्टाफ और डॉक्टर्स की नौकरी चली जाएगी अब प्राइवेटाइजेशन के बाद। देयर यूनियन हैज ऑलरेडी हेल्ड प्रोटेस्ट। फिर एक डॉक्टर अभिजीत मोरे है, जन स्वास्थ्य अभियान, ये भी एक NGO है, WHO जैसा, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स ऑन पब्लिक हेल्थ, सेड दैट लैक ऑफ सुपरविजन भी नहीं होता प्राइवेट हॉस्पिटल का, और प्राइवेट पार्टनर खाली प्रॉफिट ही देखता है और पूरा प्रॉफिट से चलेगा। दिस फाइनली अफेक्ट्स द हेल्थ सर्विसेज अ पुअर पर्सन रिसीव्स। वी हैव सीन इन द पास्ट दिस मॉडल हैज फेल्ड। ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल से काफ़ी नुकसान हुआ है, उनका जो तजुर्बा है, और WHO इनसे सहमत है। और हम यही है कि जब तक आप इलेक्शन में आम आदमी डिमांड नहीं करेगा हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, दूसरे मुद्दे पे ही अगर वोट नोट चलेंगे, तो आम आदमी का जो स्थिति जो है वो ऐसे ही बदतर होता जाएगा। तो आज के समाचार में हमारा इतना ही था। धन्यवाद।